नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 to 3 में राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 2025 की सबसे खास तैयारी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2 एनालाइज एंड सॉल्यूशन, जिसमें शामिल हैं राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, हिंदी और विज्ञान और इन सब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। दोस्तों, अगर आप राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। राजस्थान 4th ग्रेड महामैराथन मॉडल पेपर जो है 1-2 का सॉल्यूशन संपूर्ण क्लास। साथियों, इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपके सत्य नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। यानी निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए, इस प्रशस्ति के वर्तमान में केवल 2 शिलाएँ ही उपलब्ध हैं। यानी कीर्ति स्तंभ की जो है वर्तमान में 2 शिलाएँ क्या है उपलब्ध हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट है। ऑप्शन बी, इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश हैं। इस प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी और सी भी करेक्ट हैं, यानी सही कथन है। दोनों कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन देखते हैं। इस प्रशस्ति में राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति में जो है राणा हमीर से लेकर महाराणा प्रताप तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये आपके गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कथन असत्य है। यानी जो कथन सत्य नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। यानी जो सही युग्म नहीं है उसका चयन आपको करना है। पॉलिटिकल एजेंट दिया हुआ है और आपको दी हुई है रियासत। क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल एजेंट और रियासतें दी हुई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो मेजर बर्टन कोटा बिल्कुल सही है, मेजर ईडन जयपुर और सिरोही मेजर निक्सन गलत हो जाएगा। सिरोही का जो है मेजर निक्सन नहीं है, सिरोही का है जेडी हॉल है। जेडी हॉल सिरोही का है। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी जो है मेजर निक्सन हो जाएगा। मेजर निक्सन सिरोही का नहीं है। मेजर निक्सन कहाँ का है, तो जो मेजर निक्सन है या मॉरिसन है वो आपके भरतपुर का है। मेजर निक्सन मॉरिसन कहाँ का है, भरतपुर का है। कहाँ का है, भरतपुर का है। और सिरोही का क्या है, जेडी हॉल है। जेडी हॉल सिरोही का है और मेजर निक्सन भरतपुर का है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में जो है मेजर सोवर्स हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस लोक गायक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान अपने साथियों को फ्रांस की क्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया है। तो कौन हो जाएगा वह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस लोक गायक ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान अपने साथियों को फ्रांस की क्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर गणेश लाल व्यास हो जाएगा, रमा देवी पांडे हो जाएगा, या अंजना देवी चौधरी हो जाएगा, राव केशव दास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, गणेश लाल व्यास हो जाएगा। गणेश लाल
गणेश लाल व्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर। गणेश लाल व्यास उस्ताद जो हैं, इनका जन्म गणेश लाल व्यास उस्ताद का जन्म 21 मार्च 1907 को उस्ताद गणेश लाल व्यास ने मारवाड़ में जन जागृति कार्य प्रारंभ किया। 1923 में ब्यावर और अजमेर में निरंतर क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। जालोर किले में अपनी नज़रबंदी के दौरान इन्होंने अपने साथियों को फ्रांस की और रूस की बोलेशविक क्रांति के उदाहरण देकर प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित उनकी गीत पुस्तिकाएं गरीबों की आवाज़ वर्ष 1932, बो के सो की आवाज़ वर्ष 1940 और इनकी लाबे तराने वर्ष 1946 प्रकाशन द्वारा जब्त की गई थी। आगे हम बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपके रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। तो रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेमन, माणिक्य लाल वर्मा, जगदीश गहलोत। तो इसका जो सचिव है किसे नियुक्त किया गया था साथियों? तो इसका सचिव आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, वीपी मेमन को नियुक्त किया गया था। वीपी मेमन को इसका सचिव नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना जो है रियासती विभाग की स्थापना क्या है? रियासती जो विभाग हैं इसकी स्थापना आपके 5 जुलाई 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। किसकी? रियासती विभाग की। और रियासती विभाग के जो सचिव हैं वो वीपी मेमन हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। रियासती विभाग ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में वे ही राज्य अपना अलग अस्तित्व रख सकेंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी। आगे हम बात करें तो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर। तो 60 क्वेश्चन क्या कहता है? चित्तौड़ के प्रथम शाखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उनमें निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कभी निम्नलिखित कथन दिए हुए इनको पढ़ना है और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो पहला है रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त रानी पद्मिनी ने क्या किया था? 26 अगस्त 1303 को 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। तो क्या है? रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 को 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। यानी चित्तौड़ के किले के बारे में ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ है अपने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनके सेनापति बालाक व मदन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। ये बिल्कुल गलत बात है, दूसरा गलत है। तीसरा जो है अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और तीसरा किसमें है? पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। आगे बढ़े साथियों, आगे हम कुछ इस प्रकार बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर।
तो हम बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार साथियों क्वेश्चन को पढ़िए। तो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। यानी ऐसे जो चित्रकार हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताइए। राम गोपाल विजयवर्णीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों एवं बहनों। आगे हम बात करें तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में 22 चित्र हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में कितने चित्र हैं? 22 चित्र हैं। कितने हैं? 22 हैं। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ प्रश्नों का कलाकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पर कि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? सभी को राइट आंसर आ रहा होगा, एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541, 1 मई 1540। तो जो महाराणा प्रताप का जन्म है वो आपके 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था। जन्म स्थान बादल महल कटरा गढ़ दुर्ग था। पत्नी की बात करें तो अजबदे पंवार थी। पुत्र का नाम की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो पुत्र हैं वो अमर सिंह राठौर था और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम जो है कीका था। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुन रहा है कौन सा? तो झालावाड़, कोटा, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। तो जैसलमेर हो जाएगा, जिसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1918 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1918 में कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1918 में से जो अधिवेशन हुआ था वो आपके हुआ था ऑप्शन ए दिल्ली, अजमेर, इंदौर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एक बार आंसर दीजिए। तो यह जो अधिवेशन है वो आपके हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े तो आगे प्यारे साथियों गिरी सुमेर का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेर की हम बात करें तो गिरी सुमेर का युद्ध जो है जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544, दिसंबर 1544। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरी सुमेर का जो युद्ध है वो 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेर का युद्ध मालदेव के सेनापति जेतावे कुंपा तथा शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 में हुआ था। इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जो अचलगढ़ जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था?
प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार आंसर दीजिए। तो अचलगढ़ जो किला है उसका निर्माण राणा कुंभा, मानसिंह, रायसिंह, प्रताप किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने जो है अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अचलगढ़ आबू सिरोही में स्थित गिरी दुर्ग है। अचलगढ़ आबू सिरोही में स्थित गिरी दुर्ग है। निर्माण की बात करें तो परमार शासकों द्वारा 1900 ईस्वी के लगभग बनवाया गया था। पुनर्निर्माण जो है 1452 में लगभग महाराणा कुंभा द्वारा 1433 से 1468 ने करवाया था। आगे हम बात करें तो आगे का जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, तो निम्नलिखित में से केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केवाई माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो केवाई माता का जो मंदिर है वो चच ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चच ने करवाया था। आगे बढ़ें तो केवाई माता मंदिर जो है वो आपके डीडवाना कुचामन में स्थित है। केवाई माता कहाँ पर स्थित है? डीडवाना कुचामन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डीडवाना कुचामन में। आगे बात करें तो आगे जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन साथियों आने वाला है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे भाइयों बहनों के साथ में भी भेजिए। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? हरबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी। जो कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना आपके किसने की थी? तो प्यारे साथियों उसकी स्थापना आपके रामदेव जी ने की थी। किन्होंने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? रामदेव जी जो थे उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़े साथियों तो आगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला लगता है? सीताबाड़ी का जो मेला है वो आपके बाड़ा जिले में लगता है। कौन से जिले में लगता है? बाड़ा जिले में लगता है। बाड़ा जिले में लगता है। बाड़ा जिला जो है आपके हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। बाड़ा जिले की शाहबाद तहसील में के केलवाड़ा गांव के पास वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला बाड़ा जिले की शाहबाद के केलवाड़ा गांव के पास वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक आयोजित होता है। यह मेला बहुत ही भव्य मेला लगता है। आगे बात करें तो आगे कुछ प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है साथियों। देखिए, आपको क्या सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर यह है, इसको सुमेलित कीजिए। कौन सा जो है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशीर यंत्र, सहनाई, अलगोजा, नागफणी, कामाइछा, इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो है जिनको देख लेते हैं, नहीं वो ऑटोमेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? तो सुशीर जो वाद्य यंत्र है साथियों वो आपके सुरनाई, अलगोचा, नागफणी तीनों जो है सुशीर वाद्य यंत्र हैं। कामाइचा जो है आपके सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, केवल ऑप्शन 4। कामाइचा जो है सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। हम बात करें, देखिए सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? तो सुशीर वाद्य यंत्र यह जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। इसमें क्या 27 तार होते हैं जो बकरी की आंत व घोड़े के बालों से बने होते हैं। इसमें 2 मोर व 9 मोरनियाँ होती हैं। मांगलिक कलाकार प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें तो आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है साथियों। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है साथियों। निम्नलिखित को आप सुमेलित कीजिए। जो अंगरखी है वो बगूतरी होती हैं। अंगरखी क्या होती है? बगूतरी होती हैं। ताराबांत की जो है ओढ़नी होती है, ताराबांत की ओढ़नी होती हैं। और फलिया जो है वो पगड़ी होती हैं। फलिया क्या होती है? पगड़ी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगरखी। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा, पहले का 3, दूसरे का जो है वो 1 है और तीसरे का 2 है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इनको मिलान करना था साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ताराबांत की क्या होती है? ओढ़नी होती है। अंगरखी जो है बगूतरी होती हैं और फलिया जो है वो पगड़ी होती हैं। आगे बात करें तो आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है साथियों। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की जो है विशेषता है? यानी जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है? तो गरबा, गुडला, वालड़, चरी नृत्य। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके हो जाएगा गुडला नृत्य। गुडला नृत्य जो है एक मटके में किया जाता है जिसमें छिद्र करके जो है उसमें दीपक जलाए जाते हैं। आगे बात करें हम
तो आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार है। जो लच्छीराम है आपके राजस्थान में, लच्छीराम जो है किस ख्याल से संबंधित है? लच्छीराम का संबंध कौन सी ख्याल से हो जाएगा? तो जयपुरी, कुचामनी, तुरा कलंगी, शेखावाटी। तो कौन सी ख्याल हो जाएगी? लच्छीराम जो है आपके कुचामनी ख्याल से संबंधित है। कौन सी ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल से। कौन संबंधित है? लच्छीराम है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम जी थे। और प्रमुख खिलाड़ी जो है उमगराज हैं। आगे हम बात करें तो आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पावण गीत कब गाया जाता है? तो पावण गीत आपके कब गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर तो कोई भी बता देगा। 4 ऑप्शन देखिए। तो बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याई जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। तो जो पावण गीत हैं, वो पावणा गीत हैं, वो आपके ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। आगे हम बात करें तो आगे का जो क्वेश्चन है वो खुमान रासों के रचयिता कौन थे? खुमान रासों जो है इसके रचयिता आपके कौन है? तो खुमान रासों के जो रचयिता है वो कौन है? दलपत हैं। कौन है? दलपत। जो खुमान रासो है इसके रचयिता कौन है? आपके दलपत है। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की थी। इसमें मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। खुमान रासो में जो है मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करें तो आगे का कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, और ये आपके इंडियन पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ चुके हैं। किसके क्वेश्चन आ चुके हैं? इंडियन पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होती हैं, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र हैं। यह व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होती हैं, किंतु वे पुनर्निर्वाचन का पात्र हैं। यह व्याख्या आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो आगे के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं साथियों, जो आपको बताना है। जिला न्यायाधीश शब्द भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? जिला न्यायाधीश जो शब्द है उसका उल्लेख आपके भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा अनुच्छेद 233 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। न्यायाधीश शब्द का उल्लेख आपको अनुच्छेद 233 में देखने को मिलेगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है? तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा की जाती है साथियों? राइट आंसर एक बार दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि विधान परिषद जो होती है, विधान परिषद की जो अध्यक्षता है, विधान परिषद की जो अध्यक्षता है वो विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती है। विधान परिषद के जो है सभापति होते हैं, क्या होते हैं? सभा जो पति होते हैं उनके द्वारा की जाती है। सभापति द्वारा जो है विधान परिषद की अध्यक्षता की जाती है, विधान परिषद के सभापति द्वारा की जाती हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की जो निगरानी है वो आपकी केंद्र मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत। तो जिले की जो निगरानी है, जिला प्रशासन की निगरानी वो आपके राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। प्यारे साथियों, कौन करती है? राज्य सरकार। राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये राज्य सरकार ही यह सुनिश्चित करती है कि जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। साथियों, हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो है कोई अन्य लाभ का जो पद होता है वो धारण नहीं करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 59(2) में हो जाएगा। अनुच्छेद 59(2) इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 81, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल जो है वो आपके कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है उसके बारे में बताना है। तो स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो कौन सी व्यवस्था है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती जो राज व्यवस्था है वो। नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है साथियों, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कि भाई विधानसभा का गठन होगा, इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170 जो है इसमें भारतीय संविधान विधानसभा के गठन का जो उल्लेख है, विधानसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है साथियों। तो विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। अनुच्छेद 168 इसकी हम बात करें तो राज्य में विधानमंडलों का गठन, राज्य में जो है विधानमंडलों का जो गठन है वो किस में किया गया? अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 में जो है राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन व उन्मूलन। अनुच्छेद 170 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की 34 सूची में वर्णित है? यानी इनके निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कथन है वो 34 अनुसूची में वर्णित है, यानी 34 अनुसूची में जिसका उल्लेख आपको मिलता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, इसमें संविधान के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो क्या है 34 सूची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों का क्या है? आवंटन है, जो 4थी अनुसूची में वर्णित है। आगे हम बात करें इसी के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम
भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपके 1862, 1852, 1962 या फिर 1762। तो भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो आपके 1862 में की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। साथियों, हम बात करें तो भारत में उच्च न्यायालय संस्थान का सर्वप्रथम गठन 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों के रूप में हुआ। 1866 ईस्वी में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद, प्रयागराज में हुई थी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देखिए साथियों। साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है? यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन सी घटना जो है वो आपको देखने को मिलती है? इंद्रधनुष का बनना, पानी में सिक्के का बड़ा दिखाई देना, हीरे की चमक, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा। तो जो परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन सी परिघटना होती है? तो हीरे की चमक जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? यानी कौन सा तत्व जो है वो आपके धातु है, राइट आंसर बताना है। तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एक धातु है? तो सल्फर एक अधातु है। सल्फर क्या अधातु है? इनमें से कौन सी अधातु है उसके बारे में बताना है। ये तीनों जो हैं ये आपके क्या है? तो ये तीनों आपके धातु हैं। क्या है? धातु हैं। तीनों क्या है? धातु हैं। जबकि एक सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है एक अधातु होती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख भूमिका क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका विभाजन, कोशिका संकुचन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है कोशिका संकुचन की भूमिका होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कौन सी जो प्रक्रिया है वो आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होना, रोटी बेलना, धातु का ऑक्सीकरण, पानी का वाष्पित होना। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो आपके हैं धातु का ऑक्सीकरण होना एक रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो आगे बात करें तो धातु का ऑक्सीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नया रासायनिक यौगिक आयरन ऑक्साइड बनता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डेंगू नामक रोग का वाहक क्या है? तो डेंगू जो है उसका वाहक आपके क्या हो जाएगा? तो डेंगू रोग जो है वो आपके किसके कारण होता है, उसका वाहक क्या है? तो उसका डेंगू का जो वाहक है वो क्या हो जाएगा? तो डेंगू का वाहक एडिस एजिप्लाई मच्छर हो जाएगा। एडिस एजिप्लाई मच्छर जो है वो आपके डेंगू का वाहक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। क्या आ चुके हैं? करंट अफेयर के। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का पहला बायो बैंक जो है वो आपकी कहाँ पर प्रारंभ हुआ? पेजेजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पर भारत का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। पेरिस में जो है यह सम्मेलन हुआ था। 11 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस फ्रांस में एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेट्री। क्रिस्टी कोवेट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखान बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की? जो मखान बोर्ड है वो कहाँ पर प्रारंभ होगा, उसकी घोषणा कहाँ पर होगी? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार में की गई। मखान बोर्ड जो है, मखान बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई आपके? तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो बिहार में हुआ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 जो क्वेश्चन नंबर है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। 95 क्वेश्चन नंबर। तो रक्षा परियोजना, रक्षा परियोजना 100%, रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? जो साब कंपनी है उसका संबंध आपके कौन से देश से है? तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन। तो कौन सी हो जाएगी? तो किससे संबंध है? तो स्वीडन से है, स्वीडन से संबंध हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 22, 64, 104, 159। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 64 पदक जीते। 64 पदक जो है नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक? 64, 64। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर राज्य की कितनी युवतियों का राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन हुआ? तो कितनी युवतियों का हुआ? तो 3 युवतियों का आपके चयन हुआ था। इसमें कितनी युवतियां थी? 3 युवतियां थी। इसकी बात करें सॉल्यूशन की तो राष्ट्रीय युवा संसद के चयन राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर 3 युवतियों का राष्ट्रीय युवा संसद के लिए चयन हुआ। वासुदेव देवनानी ने 26 मार्च 2025 को भारत युवा संसद में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित 3 युवतियों को इको प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। जयपुर की हर्षिता शर्मा को प्रथम, बीकानेर की मनीषा जोशी को द्वितीय और अलवर की रिंकी खातून का तीसरे स्थान पर चयन किया गया। आगे बात करें साथियों तो आगे प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए राज्य में आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? राज्य में आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की जो थीम है वो क्या थी? मारो हेलो चालो वे वोट डालवा, अटूट धागे संस्कृति, फाइनेंशियल
लिटरेसी थ्रू फोर्ट आर्ट्स विकसित भारत में पधारो मारे देश। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन बी, अटूट धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों, कवि काग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कवि काग जो पुरस्कार है 2025 में वो किसे दिया गया है? तो कवि काग जो पुरस्कार हैं वो सोनाली सुथार या मुकुट मणिराज, लक्ष्मण दान, कविया, बद्रीनारायण। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मण दान कविया, लक्ष्मण दान कविया। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने वाली पहली महिला लाख कलाकार कौन है? तो लाख कलाकार जो पहली महिला है वो कौन हो जाएगी प्यारे साथियों? तो ये आपके हो जाएगी द्रौपदी मीना। कौन हो जाएगी? द्रौपदी मीना जो है ये आपके हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली फोर्टेन क्या है? तो एक भाषा है, प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भाषा अनुवादक है। तो जो फोर्टेन है ये एक भाषा होती है। क्या होती है? एक भाषा होती है जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 102 आपके स्क्रीन पर, पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो अंकीय कंप्यूटर था उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम है ऑप्शन सी ENIAC, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम क्या कहलाता है? सिंक टाइम और लेटेंसी टाइम जो है वो आपके क्या कहलाता है? तो सिंक टाइम, डिले टाइम, लेटेंसी टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क एक्सेस टाइम। ऑप्शन डी डिस्क एक्सेस टाइम जो है ये आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में स्थित कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? कंप्यूटर पर स्थित कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? ईमेल सिस्टम, पेयर टू पेयर, डोमेन नेम सिस्टम, मेक एड्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है। हम बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस एक नेटवर्क सर्विस है जो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम जैसे में परिवर्तित करता है। जब हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का यूआरएल डोमेन नेम डालते हैं तो डीएनएस सर्वर उस डोमेन नेम का संबंधित आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि वेब ब्राउज़र उस साइट को सही से लोड कर सके। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर आपके 105 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुल कितने मार्जिन होते हैं? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें कुल कितने मार्जिन होते हैं? तो मार्जिन की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके मार्जिन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 मार्जिन होते हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। आज की जो एक क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ये था राजस्थान 4th ग्रेड मॉडल पेपर 2 का पूरा
एनालाइज और सॉल्यूशन। आशा है यह वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मददगार रहा होगा। अब बारी आपकी है, कमेंट में हमें बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली मॉडल पेपर सॉल्यूशन क्लास सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, सही दिशा प्लस सही रणनीति ही सफलता मिलेगी। यानी आप सही दिशा में अगर स्टडी करेंगे, सही रणनीति से अगर स्टडी करेंगे तो ही आपको जो है सफलता मिलती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस 1 2 3 के साथ। धन्यवाद साथियों।